news.com पर। आदाब, मैं घनश्याम उपाध्याय हाजिर हूं दुनिया भर के सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के यूरोप दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने पहले गैर मुल्की दौरे का आगाज यूरोप से किया। प्राइम मिनिस्टर ने हालिया दौरे के तहत 3 यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किया और आखिरी पड़ाव के लिए पीएम डेनमार्क से पेरिस आए। इस दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रों से कई अहम इश्यूज पर संजीदा बातचीत की, जो दोबारा इस ओहदे पर इलेक्ट हुए हैं। ये सवाल है कि आज दुनिया के बदलते सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा कितना अहम है। जब पिछले 8 बरस में मोदी सरकार के रहते हुए इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने पूरी दुनिया में एक खास पहचान बनाई है। हमारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ग्रोथ को पूरी दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इसी पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, भारत के फॉर्मर एम्बेसडर टू यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर मंजीव पुरी और ICWA में रिसर्च फेलो डॉक्टर हिमानी पंत। आप तीनों का ही हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुरुआत मंजीव जी आप ही से करते हैं। मंजीव जी, जरा इस दौरे को समझाइए अपने अनुभव के आकलन के जरिए। आखिर तमाम दृष्टिकोणों से ये दौरा कितना कामयाब रहा, और खासकर अगर कूटनीतिक लिहाज से समझने की कोशिश करें तो आप इस दौरे का हासिल क्या समझते हैं? गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं ये एक महत्वपूर्ण और जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंट दौरा था। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने 8 विश्व नेताओं से बातचीत की और 3 जगह वो गए, जिसमें से एक फ्रांस था जो एक P5 का मेंबर है, जिसकी अपनी ही अहमियत होती है। ये समय भी देखने लायक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समय है जबकि बहुत बड़ा दुनिया में कशमकश चल रहा है, यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण, जिससे पूरा यूरोप बिल्कुल इन्वॉल्व है उसमें, साथ साथ पूरा जियोपॉलिटिक्स बदल रहा। इसके अलावा हमें यह भी नोट करना पड़ेगा कि कोविड के बाद, उस कोविड संक्रमण के बाद इकोनॉमीज बिल्कुल ही निकल रही थी कि ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जियोपॉलिटिकल टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि सब्सटेंस तो बहुत था ही इस विजिट में, खासकर ग्रीन और क्लीन, जिससे भारत बहुत ज़्यादा, जिसको हमारे आर्टिकल ऑफ फेथ हम मानते हैं, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके लिए यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है हमारे लिए, और हमारे को इसको आगे बढ़ोतरी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ मैं मानता हूं कि इंटरनेशनल कूटनीति में खासकर आजकल केमिस्ट्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दौर होता है, और ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रधानमंत्री नए न्यूली इलेक्टेड जर्मन चांसलर, जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश है, उनके साथ वहाँ जाके मिले। ये उनकी भी एक फर्स्ट विजिट थी, उनके साथ मीटिंग हुई। उसके बाद इंडिया नॉर्डिक समिट, जहाँ पर 6 विश्व नेता थे, उनसे मिले, और फिर प्रेसिडेंट मैक्रोन जो अभी अभी हाल ही में री इलेक्ट हुए। तो मैं मानता हूँ बोथ सब्सटेंस और केमिस्ट्री, दोनों चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण था। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि हम लोग इसमें गए, प्रधानमंत्री खुद गए, और ये हमारा जो रिलेशनशिप है उसको आगे लेके गए। मैं मानता हूँ ये भारत और यूरोप के लिए अच्छा है, और मैं इससे और भी मानता हूँ कि ये विश्व के लिए, स्पेशली ग्रीन और क्लीन, उस कोऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर हिमानी, अगर इसी सिलसिले को थोड़ा आगे और बढ़ाएं तो एक बड़ी पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें इस दौरे को लेकर, तो आप किस तरीके से रेखांकित करेंगी उन अहम बिंदुओं को जो इस दौरे के बाद आप कह सकती हैं कि हाँ, हम कामयाबी के साथ इस दौरे को पूरा कर पाए? जी, जैसा कि एम्बेसडर ने कहा, जो हमारा करंट जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो कि सबको पता है, यूक्रेन क्राइसिस को लेके इंडिया और यूरोप का परसेप्शन एकदम सिमिलर नहीं है।
तो इस जो यात्रा, जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण और सफल रही। बिकॉज़ इसको अगर देखा जाए तो जो यूक्रेन को लेके हमारा स्टैंड है, जो हमारी पोजीशन है, हम बार बार उसको बताते रहे हैं। तो इस यात्रा के ज़रिए एक मौका मिला लीडर्स को अपने जो परसेप्शंस हैं उनको क्लियर करके टेबल में बैठ के उसको समझने का। ये बात क्लियर है कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं, अगर हम मीडिया और सोशल मीडिया और पब्लिक परसेप्शन से ऊपर देखें तो ये क्लियर है कि जो वहाँ के लीडर्स हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के परसेप्शन, इंडिया की पोजीशन, इंडिया के इंटरेस्ट को लेके जो डिसीजन इंडिया ले रही है उसको लेके एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो यूक्रेन क्राइसिस के बैकड्रॉप में जो ये इतना देशों में प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो उसके थ्रू ये भी क्लियर है कि यूरोप बावजूद इसके कि हमारी पोजीशन डिफ़र करती है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उतारू हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को यहाँ पे क्लियर किया है। तो इससे ये भी क्लियर है कि आने वाले टाइम पे जो कि इंडिया और यूरोप, भले वो यूरोपीय संघ हो या यूरोप के इंडिविजुअल कंट्रीज़ हों, उनके साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो ये क्राइसिस और ये जो पॉलिटिकल चर्न जो चल रहा है इसके बावजूद बढ़ते रहेंगे। जी, प्रोफेसर गुलशन भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आप अगर इंडिया के ब्रांड को बड़े स्तर पे समझाने की कोशिश करें अपने अनुभवों के जरिए, तो सर ये ब्रांड इंडिया इस दौरे के बाद कहां स्थापित होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, इस दौरे के बाद दो तीन बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। एक तो जैसे एम्बेसडर पुरी ने बताया कि टाइमिंग इसकी बहुत इम्पोर्टेंट थी। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो ताल्लुकात हैं यूरोप के देशों के साथ, वो पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं। और ये वज़ीर आज़म का जो ये अभी हालिया दौरा था, उससे एक और चीज़ सामने आती है कि जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, ख़ास तौर से जो यूरोप को देखने की, यूरोप को समझने की, उसमें मुझे लगता है 3 डायमेंशन उसके नज़र आते हैं मुझे। एक तो ये है कि जैसा हम काफ़ी मामलों में जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो यूरोपीय संघ के, यूरोपियन यूनियन के पास हैं, जैसे वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के मामले हैं ख़ास तौर से, तो उसमें हम जो है सीधा यूरोपियन यूनियन के साथ डायरेक्ट बात करते हैं। और अभी आपने देखा हालिया कुछ दिन पहले यूरोपियन कमीशन की जो सदर थी उर्सुला फॉन डर लायन, वो भी भारत में आई थी। उसके बाद दूसरा जो मामला है वो ये है कि हम जो बड़े मुल्क हैं यूरोप के अंदर, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, या पहले बरतानिया वहाँ पे था, तो उनके साथ हमारे अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं बड़े मुल्कों के साथ, वो अलग हैं, उनके अलग हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं। और जो तीसरी डायमेंशन जो इसमें नज़र आती है, ख़ास तौर से इस दौरे से और वो गहरी हो गई है, कि कुछ ऐसे मुबालकात हैं छोटे छोटे वहाँ पे जिनकी अपनी कुछ खासियत है। जैसे ये नॉर्डिक के देश हैं जिनके साथ हमारे वज़ीर आज़म ने बात की, इकट्ठे होके भी बात की उनके साथ, दो तरफा भी बात किया उनके साथ। तो उसमें यह है कि ऐसे ऐसे मुल्क हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, जिसमें कुछ यूरोपियन यूनियन के हिस्सा हैं 3 देश, 2 देश नहीं हैं। उसके अलावा वो नेटो के कुछ देश उनके जो हैं 3 जो बिल्कुल फाउंडर मेंबर्स हैं, 2 एक नहीं हैं। उसके बाद फिनलैंड को छोड़ के बाकी जो हैं वो यूरोजोन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इनोवेशन के हिसाब से, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से बहुत बड़े हैं। तो उनको हमने अलग से आइडेंटिफाई किया है और किस तरह से हम फ़ायदा उठा पाएँ उन देशों का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनके जो उनके जिस चीज़ में उन्होंने माहिरियत हासिल कर ली है, उनको बड़े स्केल पे हम कैसे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ, भारत के इंडस्ट्री के साथ उसको जोड़ पाएँ। और उसमें ये बात भी एक और इस दौरे में उभर के आई है कि अभी कुछ साल पहले से भारत की जो हमारा एटीट्यूड था, हमारी अप्रोच थी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, वो थोड़ी सी पहले से हमारी कॉशियस अप्रोच थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि उसके अंदर कुछ बदलाव आया है। हमने जो है अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, यूएई के साथ साइन किया है, बरतानिया के साथ जो बातचीत काफ़ी आगे बढ़ रही है, और अभी उम्मीद करते हैं कि अगले महीने तक यूरोपीय संघ के साथ भी जो है हमारी बातचीत चलेगी। तो ये सारी बातें जो, क्योंकि यूरोप कुछ भी हो, हमारे ताल्लुकात उनके अच्छे हैं, लेकिन जो कोर जो हमारा रिलेशनशिप का है वो इकोनॉमिक्स है।
और उसके ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस है। उस कोर के ऊपर भी हमने ये देखा है कि जो हमारे बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, हमारे जो क्लाइमेट चेंज को लेके, और जो COP26 में जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी जो पूरे कमिटमेंट दिए थे और वहाँ पे जो हमारे अपनी एम्बिशंस हमने दिखाई है, तो उनको अगर हमको कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमको जो फाइनेंस चाहिए, जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, जिस तरह से वो जैसे जर्मनी जैसा देश है, नॉर्डिक देश है, वहाँ से हमको काफ़ी उससे मदद मिल सकती है। तो एक जो पुराने रिश्ते हमारे उनके साथ चले आ रहे थे, उनको और आगे बढ़ाते हुए उसको और नए परिस्थितियों के अंदर नया मोड़ शायद मुझे लगता है इसके अंदर इस दौरे से मिला है। और ये भी बात अभी है कि जितने भी अगर आप देखें जो चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हों या दूसरे बड़े मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के हों, वो सभी ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में जो भारत की जो इकॉनमी होगी वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो यूरोप के देशों के लिए भी अच्छा मौका है, और अगर हम थोड़ा खुल के उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको थोड़ा मौका और देंगे, तो हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो रिश्ते हैं और गहरे होंगे। जी मंजीव सर, असल में 3 देश 65 घंटे 25 बैठकें हम लगातार इस दौरे के बाद सुन रहे हैं। सर, इन बैठकों के बाद आप क्या समझते हैं सर, ऐसे में जब ये दौरा हुआ और यूक्रेन और रूस के बीच रस्साकशी का दौर, युद्ध की स्थिति वो हमने देखी, क्या भारत इस दौरे के बाद अपना स्टैंड यूरोपियन कंट्रीज को समझा पाने में कामयाब रहा है सर? गौरव, देखिए ऐसा है, यूरोपियन देश जो है ना, इन्होंने ही जो अर्थव्यवस्था सारी दुनिया की है इन्होंने ही बनाई है। ये लोग चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, दुनियादारी जानते हैं और दुनिया का सारा सिस्टम समझते हैं। ये जानते हैं हमारी परिस्थिति क्या है, ये जानते हैं हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, लेकिन उनका अपना पर्सपेक्टिव है। ये देश ऐसे देश हैं जिनके साथ आपको बातचीत करनी चाहिए, उसमें डाइवर्जेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्जेंसेस पे काम करना चाहिए। और ये हमने इसमें बात की, हमने जाके उनसे खुले से अपनी पर्सपेक्टिव्स बताए, अपनी परसेप्शंस बताई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, उन्होंने अपनी बोली। आप कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट देखिए, उसमें दो तरफे दोनों बातें लिखी गई, दोनों को अंडरस्टैंडिंग है क्यों कौन किस लिए कर रहा है, रीज़न है, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। लेकिन मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, डाइवर्जेंस भले ही हो, आपको कन्वर्जेंसेस पे फोकस करना चाहिए और कन्वर्जेंसेस को आगे ले जाना चाहिए। यूरोप और यूरोपियन संघ जो है, यूरोपियन यूनियन और ये जितने देश जो हैं भारत की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के पार्टनर्स हैं, इसको हमें आगे ले जाना है। इसको आप आगे ले जाएंगे तो भारत की छवि सारी दुनिया में और ज़्यादा छाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे, जैसे प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी ने कहा, ये कोर ही नहीं, ये दुनिया का कोर है और दुनियादारी का कोर है। इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाइए, सब कुछ आगे जाएगा। यूरोप और यूरोपियन यूनियन is perhaps our best and most natural partner in this happening. डॉक्टर हिमानी, अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं तो क्या इस दौरे के बाद हम ये कह पाने की स्थिति में हैं कि पूरा विश्व भारत को न सिर्फ सुनता है, प्रधानमंत्री को न सिर्फ सुनता है, बल्कि उसका अनुसरण भी करता है, उसे फॉलो भी करता है? क्या ये बात हम कह सकते हैं अब? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए जो हमारे प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनकी एक पर्सनल बॉन्डिंग विदेशी जो लीडर्स हैं उनके साथ हमेशा से चर्चा में रही है। इसलिए इस मीटिंग के दौरान भी अगर आप देखिए, जितने भी देशों के में वो गए, और भी लोग और भी देशों के मंत्रियों से मिले, जो कि नॉर्डिक समिट के थ्रू हुआ, तो उसके थ्रू और जो भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने चर्चा की, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया है। और इसके थ्रू अगर हम देखें कि जो हमारा जो पहले से एक स्टैंड था, हमारा पहले से ये हमारा एक अप्रोच था कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने राष्ट्रीय हित को पहले रखेंगे। हम यूक्रेन के अगर देखा जाए तो भारत और यूक्रेन के संबंध अच्छे हैं, भारत और यूरोप के संबंध तो अच्छे हैं ही, भारत और रूस के संबंध टाइम टेस्टेड एंड रेजिलिएंट पार्टनरशिप हम कहा जाता है। तो पहले से ही भारत ये कहता आ रहा है कि इट डज़ नॉट स्टैंड फॉर वायलेंस। तो वायलेंस का जो खंडन किया है भारत ने काफ़ी दफ़ा किया है। और जो डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, रेजोल्यूशन ऑन द टेबल जो है, ये इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत से ही भारत ने इसको एम्फेसाइज़ किया हुआ है। तो इस जो ये प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्रा थी, इसी का एक स्टेप फॉरवर्ड देख सकते हैं कि जहाँ पे एक इन पर्सन जो एक आपकी केमिस्ट्री आती है, जहाँ पे जो भारत के मंत्री और जो भारत के स्टेटमेंट्स में जो बात क्लियर थी, जो भारत का स्टैंड यूएन में क्लियर था, यही चीज़ जब हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री
विदेशी हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ और मंत्री लोगों के साथ जब यही चीज़ डिस्कस होती है और जो हमारा जो स्टेटमेंट और जो मैसेज जा रहा है वो और एक वाइडर रीच उसको जा रही है, उसको एक वाइडर मीडिया उसको जो है अपने उसमें दिखा रही है। तो इससे कहा जा सकता है, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, कि जो भारत का जो स्टैंड है, जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो आर्ग्यूमेंट रहा है, इसकी कहीं ना कहीं इस यात्रा से जो है इसको एक स्ट्रेंथन किया गया है। प्रोफेसर गुलशन, असल में जर्मनी यूरोप का सबसे कंजर्वेटिव देश माना जाता है और वो भी अब भारत की बातों में विश्वास दिखा रहा है। तो जो डॉक्टर हिमानी कह रही हैं, तो माना जाए कि ये दौरा कम से कम वो बड़ी लाइन ड्रॉ कर पाने में कामयाब रहा है जो विश्वास की ओर जाती दिखाई देती है विश्व की भारत की ओर। देखिए, ऐसा है कि अभी पिछले कुछ सालों में भारत की जो छवि है वो तो पहले से बड़ी है। उसके 2-3 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पिछले 20 सालों में 25 सालों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो एक एवरेज ग्रोथ रेट है जो भारत का, वो 6-7% रहा है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। और इस तरह की ग्रोथ भारत के अंदर पहले कभी नहीं हुई थी जितनी अभी पिछले 20-25 साल के अंदर हुई है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे जब हमने अपनी मार्केट्स उनके लिए खोला है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। उसके साथ भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और मल्टी कल्चरल कंट्री है। हम भी मल्टी पोलैरिटी में बात करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। यूरोप के देश भी उसके अंदर बात करते हैं। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं यूरोप की और हमारी और दूसरे देशों के साथ, जितने वेस्टर्न देश भी हैं उनके साथ भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं पहले से ज़्यादा उनसे मिली हैं। और जो हमारा जो कैसे कि मल्टी अलाइनमेंट जो हमारा अभी जो पॉलिसी जो रही है उसके अंदर है कि जितने भी अभी आप देखें पिछले 20-25 साल में जो हैं कम से कम 35 देशों के साथ भारत ने जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वहाँ पे वो उसके साथ इस्टेब्लिश किया है। और अभी जो है पहले हमने काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए थे, दोबारा से वो दौर शायद फिर शुरू होने वाला है। तो इसलिए क्योंकि वैल्यूज़ हमारे जो हैं बहुत से देशों के साथ मिलते हैं, उसके साथ एक इतनी बड़ी जो है हमारी इकॉनमी है और तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, अगर आप 2 बड़े गोल देखें, चाहे वो दुनिया के सामने जो हैं, जो यूरोप के देश उसके अंदर बहुत उन दोनों को अहमियत देते हैं। ख़ासतौर से जिन देशों में अब हमारे वज़ीर आज़म अभी गए थे, जर्मनी और नॉर्डिक, वो और ज़्यादा उसके अंदर अहमियत देते हैं। वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का और जो क्लाइमेट जो एक्शन की बात है, जो पहले पेरिस एग्रीमेंट के बाद थी और COP26 के बाद है। ये दोनों के दोनों जो टारगेट्स हैं, अगर हम 2030 के टारगेट्स देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के और जो क्लाइमेट एक्शन के जितने जो गोल्स हैं, वो जब तक भारत के अंदर उसके अंदर हम अगर उनके करीब वो टारगेट्स को नहीं पूरा कर पाएंगे तो दुनिया कभी वो टारगेट वो पूरे नहीं कर पाएगी। क्योंकि इतनी बड़ी जो आबादी है भारत के अंदर है, अभी भी इतनी बड़ी गुर्बत भारत के अंदर है, अभी भी जो है बहुत से लोगों के पास जो है जैसे जो बेसिक मिनिमम चीज़ें हैं वो पहुंचानी है भारत को। और भारत अगर उनको आने वाले 10 सालों में ये सब चीज़ें कर पाता है तो उसका जो फ़ायदा होगा सिर्फ इंडिया को तो होगा, भारत को तो होगा, लेकिन पूरी दुनिया के जो टारगेट हमने जो रखे हुए हैं वो टारगेट्स को भी पूरे करने के लिए पूरी दुनिया को उसको फ़ायदा हो जाएगा। और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए इन यूरोप के देशों के पास और भी कई वेस्ट के देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर हमारी एम्बिशन है कि हमको 8-9% ग्रोथ हर साल करना है तभी हम ये सब टारगेट पूरे कर पाएंगे। वो 8-9% ग्रोथ के लिए हमको अपनी इकॉनमी को, हमारे अंदर उतनी डोमेस्टिक सेविंग नहीं है, वो टेक्नोलॉजी सारी हमारे पास नहीं है, तो वो करने के लिए हमको उनके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो उसका फ़ायदा हमको भी होगा और उन मुल्कों को भी होगा। अगर वो जैसे नॉर्डिक के देश है, अगर उनके पास वो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है, ग्रीन टेक्नोलॉजी एक क्लाइमेट चेंज की तो बड़ी बात है, उसके साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। क्योंकि आने वाले 10-20 सालों के अंदर जो भी सारी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोसेसेस हों, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो सारे प्रोसेस के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी होगी, जो नया लीडर उसके अंदर इंडस्ट्री होगी, उसको उसका फ़ायदा होगा। तो यूरोप के भी देश जो हैं उस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को लीडरशिप करना चाहते हैं और भारत के साथ जो स्केल उनको मिल सकता है, इतनी बड़ी जो यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप होने वाला है, इतना बड़ा सैनिटेशन का हमारा प्रोग्राम है, इतना बड़ा जो और सारे जितने बड़े हमारे सारे नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिजिटाइजेशन का है, तो एक साथ मिलके हम दोनों को भी फ़ायदा हो सकता है और पूरी दुनिया को भी फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए भारत की जो है
महत्ता, इम्पोर्टेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी मंजीव सर, कई शोध, कई रिसर्च ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, जो हमारा इकोनॉमिक कंटेंट है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। तो इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है और इस दौरे के बाद कम से कम स्थापित हो जाता है, साबित हो जाता है। देखिए गौरव, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी कमिटेड हैं इंडिया की डेवलपमेंट में, और उसके लिए, इस चीज़ के लिए भी मैं मानता हूं कमिटेड हैं कि पार्टनरशिप्स में कमिटेड हैं। साथ साथ उन्होंने पेरिस और इस बार ग्लासगो में ये दिखाया कि हम लोग क्लाइमेट को एक आर्टिकल ऑफ फेथ मानते हैं। तो ये चीज़ तो सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है। कोविड, अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा हटके कुछ कहता हूँ। कोविड जो हुआ उससे हम इफेक्ट हुए, सारी दुनिया इफेक्ट हुई, और एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ग्लोबल डाउन टर्न हुआ। हम लोग बिल्कुल कोविड से बिल्कुल निकल रहे हैं जब इस समय ये यूक्रेन रशिया ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रेटर ग्रोथ, फास्टर ग्रोथ, और यही चीज़ है जो जिसको प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने अभी बोला, हिमानी जी ने आगे बोला। हम एक अपॉर्चुनिटी कंट्री हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कोविड, जहाँ के यूरोपियन देशों की जो पॉपुलेशंस हैं उनके बीच में चाइना के बारे में जिसको कहते हैं थोड़ा सा एक किस्म का संदर्भ आ गया कि ये सिर्फ गुड फॉर मनी, गुड फॉर इकोनॉमी नहीं है, कुछ और भी इश्यूज हैं। ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ेगी। गौरव, मैं 2-3 चीज़ें और आपको कहना चाहता हूँ। आप इकोनॉमी का संदर्भ ले रहे हैं, देखिए अगले 5-6 साल में बाय 2030 सर्टनली भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा पॉपुलेशन के मायने में। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको कहूँ, अगर आप एक ये सवाल करें कि आज आप मानेंगे कि दुनिया में कोई भी स्टूडेंट किसी भी मुल्क में अगर 4-5 क्लास में गया, उसने ज्योग्राफी पढ़ा, उसने भारत का नाम सुना है? नहीं, चांसेस आर है, लेकिन हो भी सकता है कि नहीं। लेकिन अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा देश हो गए कोई भी कारण, इसका हमको पता है कि पॉपुलेशन का मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा होती हैं, ये वो सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ मानिएगा कि इंडिया लीडर बोर्ड के बिल्कुल टॉप पे होगा। दूसरी बात, हम दुनिया की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में होंगी, जिसमें मैं यूरोपियन यूनियन को एक कंपोजिट इकोनॉमी के हालत से देख रहा हूं, नहीं तो वी विल बी अमंग द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। इन 2 चीज़ों को आप मद्देनजर रखते रहे तो देखिए भारत का जो पलड़ा है वो सिर्फ भारी ही भारी है, और भी भारी होगा, नॉट ओनली इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट इन रिलेटिव टर्म्स। यूरोपियन जो बहुत बुद्धिमान हैं, जो समझते हैं दुनियादारी का क्या मकसद है, पॉलिटिक्स क्या है और साथ साथ इकोनॉमिक्स क्या है, और ख़ासकर वो इकोनॉमिक्स में माहिर हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो भारत के साथ और संबंध बढ़ाएं। उसमें इंडो पैसिफिक आता है, उसमें हमारी डेमोक्रेसी आती है, हमारी वैल्यूज़ आती हैं, ये सब चीज़ें उनके साथ सही बैठती हैं, इसलिए उनके लिए इंटरेस्ट है। लेकिन मैं मानता हूँ हमें अपने ग्रोथ के लिए भी यूरोपियन पार्टनरशिप के लिए हमारे लिए बहुत अहम है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने समय निकाला, स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप भी हमारे इस प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय हमको भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। कैसा लग रहा है मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के